दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज हम आपको टेंसेस एक ही वीडियो में सिखा देंगे। मैंने आज टारगेट लिया है कि टेंस की पूरी तैयारी करवाऊंगा आपकी सिर्फ एक वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है। वीडियो लेंदी है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक सारे टेंसेस को कवर करवाने वाला हूँ। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास। टेंसेस जब तक आपको नहीं आएंगे आप इंग्लिश में परफेक्शन नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें क्रियाएं लगना शुरू हो जाती हैं वाक्यों के अंदर। और वाक्यों में जब क्रियाएं लगना शुरू हो जाती हैं वहीं से ग्रामर की शुरुआत होती है। इससे पहले जो वीडियोस आप देखते हो सिंपल सेंटेंसेस की, और जो भी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें नो एक्शन बताया जाता है, कहते हैं सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। वहां से आप इंग्लिश को बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहां से आपका मेन जर्नी शुरू होता है जहां से आप इंग्लिश में किसी से भी बिंदास बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्रियाएं यानी कि वर्ब लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्रियाओं के बारे में, क्योंकि यहां पे सारा खेल सिर्फ क्रिया का है, यानी कि सिर्फ वर्बों का है। वर्ब्स की फॉर्म्स आपको पता होनी जरूरी है और तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा सही से। सबसे पहले मैं आपको क्रियाओं के बारे में बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये मैंने यहां पे लिखा वर्ब्स, मैंने वर्ब नहीं लिखा वर्ब्स लिखा। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इनकी फॉर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे दो तीन वर्ब हम लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसे वर्ब्स जो है अपना रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता चलना चाहिए वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। ये आपने सुना होगा सब। और इस फर्स्ट फॉर्म को ही हम बोलते हैं बेस फॉर्म। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, या फिर किताब पढ़ना तो रीड। तो अगर हम बेस फॉर्म किसी की उठाएं, फॉर एग्जांपल खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो मैंने लिया ईट। ये ना इसकी बेस फॉर्म है, यहां से इसकी शुरुआत है। अब ये अपने रूप बदलेगी, और कितने रूप बदल सकती है ये ईट आपको कितना अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकता है सेंटेंसेस के अंदर, वो देखना। ये फर्स्ट फॉर्म थी। अब इसकी एक सेकंड फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म होती है जैसे ईट को अगर मैं लिख दूं यहां पर एट, ATE, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। देखो चेंज हो गया ना। इसको बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म इसकी। अच्छा, अब आ जाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। अगर वर्ब है तो ये सभी फॉर्म्स में वो आएगी, याद रखना। थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। जैसे एट, अब इसकी थर्ड फॉर्म अगर हम लगाएं तो वो हम बोलेंगे EATEN, ईटन। ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब वर्ब की एक फोर्थ फॉर्म भी होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर हम किसी बेस फॉर्म में, ध्यान से सुनना, अगर किसी बेस फॉर्म को लिख दें पहले, यहां पर देखो लिखें, तो मैंने यहां पे लिखा EAT, ईट लिखा। अब इसमें अगर मैं ING जोड़ दूं तो ये इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है, बेस फॉर्म में ING लगा दो। अच्छा, अब बात करते हैं कि फिफ्थ फॉर्म कहां होती है। यहां बच्चे चकरा जाते हैं कि सर ये फिफ्थ फॉर्म कहां होती है। एक्चुअली ये फिफ्थ फॉर्म ना सिर्फ एक ही जगह काम आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अभी सीखेंगे ना हम, बस वहीं पे काम आती है। यहां पर क्या करना होता है, हमें वर्ब को चेक करके उसके हिसाब से उसमें S या ES लगाना पड़ता है, ये देखने के बाद कि मेहमान कौन है। मेहमान मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। जैसा मेहमान वैसी क्रिया। अब यहां अगर ईट में हम लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं? अगर मैं ईट में जोड़ना चाहूं तो मेरी मर्जी के हिसाब से मैं S या ES नहीं लगाऊंगा, ये वर्ब डिसाइड करेगी कि लगेगा क्या। कैसे? इस ईट में तो मैं लगाऊंगा S, लेकिन अगर मेरे को ES लगाना हो तो कहां लगाऊंगा, मैं वो भी आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। अगर किसी वर्ब के लास्ट में, जैसे ईट के लास्ट में क्या था, आपने देखा T था, है ना। अब वर्ब के लास्ट में देखो, अगर आपको O दिखाई दे, जैसे गो में होता है, वर्ब देख लो आप ध्यान से, ठीक है। डबल S दिखाई दे, जैसे PASS, पास। पास माने आपको पता होना चाहिए, इसमें डबल S लगा हुआ है। अगर मान लो आपको CH दिखाई दे, जैसे CAT और लगा हुआ है CH, है ना। या फिर आपको SH दिखाई दे, जैसे WASH, वॉश, SH दिखाई दिया, तो O हो गया, डबल S हो गया, CH हो गया, SH हो गया।
इसी तरह से वाई के भी केस होते हैं, लेकिन वाई के साथ ईएस तब लगता है जब वाई से पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट दिखाई दे। क्या दिखाई दे? कॉन्सोनेंट अगर हो, कॉन्सोनेंट अगर है, तब आप उसके साथ, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ट्राई एक वर्ड है, ट्राई मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, ट्राई, ट्राई, वाई से पहले क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ यू कुछ है नहीं है, क्या है? आर है। तो कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है फिर तो भाई साहब ईएस लगेगा ही लगेगा, लेकिन ईएस लगता है जब वाई के साथ तो बड़ा अजीबोगरीब खेल होता है। क्या होता है? टी आर तक तो वैसे ही लिख दो, वाई की जगह कर देना आई, उसके बाद ईएस लगाना। ये रूल है, ये रूल है मेरे बच्चों, ठीक है? तो ये खेल मैंने आपको बता दिया, ये खेल बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक वर्ब और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं प्ले। अब यहां पर प्ले में देखो वाई से पहले क्या है? ए है। तो आपको सब कुछ पहले से ही विजुअलाइज हो जाना चाहिए, मतलब दिखाई दे जाना चाहिए। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। इसमें कुछ बदलता नहीं है, बस ईडी लग जाता है, प्लेड। ऑलमोस्ट 95% वर्ब्स के अंदर ईडी लगेगा, ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म में भी प्लेड, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? यहां पर आपको क्या करना है? प्ले में आईएनजी लगा देना है। तो यहां पर आप लगा दोगे प्ले में आईएनजी। और जब यहां पर आपको अगर प्ले में एस या ईएस का ऑप्शन आता है तो आप वाई के साथ सिर्फ एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वाई से पहले ए आया हुआ है और यहां पर वाई से पहले आर आया हुआ था। तो कॉन्सोनेंट और वाउल को देख लेना वाई के केस में। तो यहां पर वाई के साथ एस भी लगता है, ईएस भी लगता है। ये आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वाउल है, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? अब एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है वीडियो को शुरू करने से पहले, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये केस बता दिया, अब चलते हैं थोड़ा सा और आपको आगे कुछ बताने के लिए। अब देखो, अब यहां पर ये समझ लो कि जब हम किसी वर्ब के साथ, आपको ना इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा, जब किसी वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ऐसा सवाल है कि क्यों, बच्चों का सवाल आता है, सर क्यों क्यों करें ऐसा, हम करें क्यों, हम लगाए क्यों? ये सवाल है, क्यों लगाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनो कि ऐसा करते क्यों है, लगाते क्यों है हम, ये व्हाई वी डू इट, हम क्यों करते हैं ऐसा? लिसन, हम इसलिए करते हैं ऐसा कि हमें ना अपने दुश्मन को याद रखना है। किसको? हमारे एनिमी को, हमारे एनिमी को याद रखना है। हमारा एनिमी मतलब एक दुश्मन, एनिमीज मतलब ज्यादा दुश्मन, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है? तो उसका खेल है थोड़ा सा। याद रखो ये ही है ना आपका दुश्मन है, ध्यान रखना। ये शी भी आपका दुश्मन है, याद रखना ये बातें। इट भी आपका दुश्मन है, याद रखना, ठीक है? और एक नाम, कोई एक नाम, एक नाम मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं पता है? मैं कहना चाहता हूं एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम। आप कहोगे सर और थोड़ा बढ़िया से समझा देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक नाम ले लो, रवि, रवि एक नाम है ना, तो ये एक नाम है, या फिर एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं इनको। अगर मान लो रवि की जगह पे मैं आपका ही नाम बोल दूं, मान लो अनु या अनामिका, कुछ ऐसा बोल दूं, ऐसे केस के अंदर ही शी इट और कोई एक नाम जब आता है, ठीक है, इस केस के अंदर हमेशा याद रखना ये कि आपके दुश्मन है। इस केस के अंदर आपको सोचना पड़ेगा, इस केस में आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा इसमें आपको। और वीडियो को मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अपन अच्छे से समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट कि है क्या यहां पर। जल्दबाजी नहीं है कोई भी, ठीक है? क्या करना होता है यहां पर? अब अपना ऐसे, क्योंकि टाइम लगाना होता है, आपको वर्ब ही बताएगी कि काम कब हुआ, या क्या अब भी चल रहा है, या फिर कितना हो गया। ये सब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का खेल है सारा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मेहमान तो आते जाते रहते हैं भैया। पकवान, ये कभी कोई मेहमान आया तो आपने उसके सामने बढ़िया सा खाना रख दिया, अब खाने में क्या रखा? कोई चाय पी के निपट जाता है, कोई रसगुल्ले खाता है। तो इसमें हर एक सेंटेंस को समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखकर ही पता चलता है कि बात कहाँ हो रही है। और बच्चे इसी में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसी को ग्रामर बोलते हैं। सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेक बोलते हैं। तो ये ग्रामर थोड़ी है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मिलाप है, तो मिलाप कोई ग्रामर थोड़ी है। बट मिलाप सांप को मारता है,
मारेगा, मार रहा है, मार दिया था, ये पता लगाने के लिए आपको ग्रामर सीखनी होती है। वही सिखा रहा हूं, ठीक है, वही सिखा रहा हूं। तो यहां पर हमें क्या करना है, समझना यह है कि जितना भी टाइम लगता है, टाइम कौन कौन सा होता है हमारे पास, देखो ध्यान से। हमारे पास जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट में हमारे पास कौन कौन से टाइम होते हैं बताने के लिए, देखो प्रेजेंट में हमारे पास इज एम आर होता है, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट में होता है इज एम आर, हमारे पास प्रेजेंट में ही हैज हैव भी होता है। क्या होता है, हैज हैव। ऐसे ही प्रेजेंट में जैसे मैंने आपको ये बताए, ऐसे ही पास्ट में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पास्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है वॉज वर। ये सब सिंपल सेंटेंसेस में मैंने आपको सिखाया हुआ है, वॉज वर होता है पास्ट में। और क्या होता है, पास्ट में हमारे पास वॉज वर होता है, इसके अलावा हमारे पास हैड होता है ना। ऐसे ही हमारे पास फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर में हमारे पास विल और शैल होता है। लेकिन यहीं तक समझ लो बस, ये जितने भी आपको टाइम दिखाई दे रहे हैं, टाइम को मेंशन करने वाले, अगर आप इसमें फोकस करें, जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है, जैसे इज, अलग लिख लो इसको, अलग लिख लो और ढूंढो, एम है, ई है, यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है वॉज में, तो यानी कि वॉज, ध्यान से देखना, वॉज। जिसके लास्ट में एस लगा है वो पकड़ लो, हैज, ये देखो हैज पकड़ लो, एक हैज पकड़ लिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पढ़ा रहे हैं कि ये क्यों लगता है, ये एस और ई एस। बस दोस्तों ये समझ लो कि जिन टाइम के लास्ट में एस या ई एस लगता है, देखो एस ई एस लगेगा, ये वर्ब के साथ लगेगा, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, लास्ट में एस है ना। ये सभी सिंगुलर होते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे लिखा है ना सिंगुलर। इसीलिए ये ना एस वाले कॉन्सेप्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए इनके साथ ना सिर्फ ऐसी ऐसी क्रियाएं लगती है। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी, आपको पता चल गया अब, ठीक है। इतना समझ आ गया तो पूरी गेम बन गई। मतलब अगर किसी वर्ब में आपको एस और ई एस लगाना है तो आपका मेहमान यही होना चाहिए, ही शी इट या कोई एक नाम, समझ आया। अगर मुझे यहां पर शी दिखाई दे रहा है और मुझे बोलना है शी वह जाती है, तो मैं शी गो नहीं लिख सकता, मैं आई गो तो लिख दूंगा, क्योंकि शी क्या है, शी हमारा दुश्मन है। और दुश्मन जब आता है हमारे को, उसके साथ क्या करना है, ई एस लगा देना है, गोज, क्योंकि ओ के साथ ई एस लगता है। बस ये ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको मैंने वर्ब के बारे में बता दिया और एस ई एस की पूरी गेम बता दी। अब आप टेंसेस को सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल का खा गा से सीरियल वाइज सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे कई वीडियोस ऐसी हैं जो रैंडमली भी आती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सी देखें। तो ये तो टेंस की वीडियो है, तो मैं आपको बताता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है ड्रीम इंग्लिश, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके हमारे उस दूसरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर विजिट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो कुछ भी कोर्स आपका पीछे रह गया है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ आए, वहां पर आपको डे 1 से लेकर और डे 13 तक की वीडियोस अभी मैंने डाली हैं। उस चैनल को बनाए हुए सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और वो 1.5 महीने के अंदर 1500 पार कर चुका है, इतने सब्सक्राइबर वहां जा चुके हैं। आप उस वीडियो को एक एक करके भी देखेंगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ तो आप इंजॉय कर ही रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, वीडियो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ड्रीम इंग्लिश, सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ क्लास में। तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 हमारे काल होते हैं। प्रेजेंट मतलब जो अभी है, पास्ट मतलब जो पीछे का, उसकी बात कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और जो आने वाला कल है जिसमें मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं और क्या क्या करूंगा, उसके बारे में यहां पर बताएंगे, ठीक है। 3 ही टेंस होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। आप देखो यहां पर प्रेजेंट का सिंपल ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये इंडेफिनिट है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है एक मिनट, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट, हम इसे बोलेंगे इनडेफिनिट। और मैं इनके नाम से इनको समझा देता हूं आपको, ठीक है। इनडेफिनिट, डेफिनेट एक इंग्लिश का वर्ड है और डेफिनेट का मतलब होता है पक्का। और इन जो है ना, इन, आई एन इन, जब भी किसी वर्ड से पहले लगता है तो सफिक्स प्रीफिक्स अगर आपको पता हो तो इन जब भी लगता है तो वो चीज को अधूरा कर देता है। इन पूरा नहीं करता, अधूरा कर देता है। जैसे कंप्लीट मतलब होता है पूरा, लेकिन अगर मैं कंप्लीट से पहले इन लगा दूं, इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब हो जाता है अधूरा। वैसे ही डेफिनेट मतलब पक्का, लेकिन इन लगते ही, इनडेफिनेट होते ही वो हो जाता है कच्चा। तो इसको, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को, पास्ट के इंडेफिनिट को, फ्यूचर के इंडेफिनिट को कैसे आप समझोगे, कैसी वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ध्यान से देखना, ठीक है।
ऐसे ही प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, इनके परफेक्ट भी होते हैं। ऐसे वो काम जो प्रेजेंट में पूरे हुए हों, पास्ट में पूरे हो चुके थे, या फिर फ्यूचर में पूरे होंगे, वो ऐसे पता चलेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर पता चलता है कि कोई काम पीछे से चलता आ रहा हो और अभी तक चल रहा हो, या फिर पीछे से चला, कुछ देर चला और पीछे ही खत्म हो गया, या फिर कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और थोड़ा आगे चलने के बाद खत्म होगा। ऐसे इनको पहचाना जाता है। बहुत ही सिंपल चीज है। यहां पर ये तमाम टाइम लगे हुए हैं, इन टाइम से हम पता लगा लेते हैं। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो यहां पर आप इसको, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को कैसे समझते हैं? यहां पर आपको पता है वर्ब के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है, और फिफ्थ फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना, वर्ब में एस या ईएस लग सकता है, लग सकता है। और हमने यहां पर पूरे टेंस को आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस लिया है, सिर्फ एक ही सेंटेंस। क्या लिया है मैंने? प्ले क्रिकेट। क्या लिया है? प्ले क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलता है, बैट बॉल खेलता है, प्ले क्रिकेट। ताकि आपको ना ज्यादा टेंशन ना हो, आप आराम से समझ जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम समझना है। ठीक है, टाइम समझना है कि टाइम कैसे पता लगाते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमने जैसे बोला आई प्ले क्रिकेट, इसका जब नेगेटिव हम बनाते हैं, मतलब नहीं वाला, तो हम नेगेटिव में डू डज का यूज करते हैं, और जब ये यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम लगाते हैं इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे ना, उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, जितने भी परफेक्ट देखोगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसीलिए तो ये इजी है ना, यहां पे भी ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो होती ही होती है ना। ये देखो, बड़े आराम से आप समझ सकते हो। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज पूरे टेंस में एक ही जगह होती है और पूरी ग्रामर में एक जगह होती है, वो होती है पास्ट के सिंपल में। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और इसका जब नेगेटिव बनाते हो तो आपको डिड के साथ वर्ब को फिर दोबारा से फर्स्ट फॉर्म में लाना होता है, क्योंकि डिड खुद एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ग्रामर का एक रूल है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उसके अलावा वो किसी और वर्ब को सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आने ही नहीं देगी। ठीक है, वो फर्स्ट में ही आएगी फिर। तो ये रूल होते हैं। अब चलते हैं यहां पर, एक एक करके सेंटेंस को समझेंगे। तो हमारा सबसे पहले कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि अभी। इंडेफिनिट, अधूरा, जैसा बताया। टेंस मतलब समय। ठीक है, लिखा है जब कोई काम रोज होता है। आप रोज क्या क्या करते हो बताओ? मैं दांत मांजता हूं, मैं नहाता हूं, है ना, मैं फ्रेश होता हूं, मैं नाश्ता करता हूं, दोस्तों से मिलता हूं, फोन वोन करता हूं, ऑफिस भी जाता हूं, ऑफिस से वापस भी आता हूं, मम्मी पापा के पैर छूता हूं। ये जितना भी ता हूं, ते हूं, ती हूं आता है ना, तो अगर किसी सेंटेंस में मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले काम के साथ ता है, ती है, ते है आता है, तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही समझ लो। जैसे सोना, सोना एक क्रिया है ना। मैं सोता हूं, राधा सोती है, हम खेलना, खेलना हम खेलते हैं, वह भागता है, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। और क्रियाओं के साथ ता है, ती है, ते है आता है वाक्य के अंत में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोई आदत बतानी है, वो सिगरेट पीता है यार, वो बहुत दारू पीता है, आदत बता रहे हो, आदत। या फिर रूटीन, रूटीन मतलब मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज अपने मम्मी पापा की सेवा करता हूँ, मैं रोज यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, ये चश्मा तो मैं रोज ही पहनता हूँ, देख रहे हो, मैं रोज करता हूँ, तो रूटीन। ऐसे पता लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, रूल क्या कहता है इसका? रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें एस या ईएस लगाना होता है, बट ये एक रूल के हिसाब से, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। बट एस ईएस कब लगेगा, ध्यान से देखना। गोल्डन रूल है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और यही गलती होती है। अगर यहां गलती नहीं की तो समझ लो सारे टेंसेस आराम से सीख जाओगे। कहता है ही, शी, इट, जो दुश्मन अभी बताए थे। कोई नाम आएगा या सिंगुलर नाउन आएगा, जैसे चेयर भी तो एक नाउन है, चेयर। इस दुनिया में जो भी चीज अपनी आंखों से देख रहे हो और अगर उसका कोई नाम है तो उसी को नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है सामने एक कैमरा लगा हुआ है,
PTZ कैमरा लगा इवोटा का, और इस कैमरा को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, मुझे पता है इसका नाम है इवोटा कैमरा, है ना। वो AC है, वो भी एक AC है। ये शूज रखे हैं मेरे एक वुडलैंड के। तो ये जो नाम रखे हैं ना इनके, ये नाउन है, ठीक है, इन्हें नाउन बोलते हैं, सिंगुलर नाउन, एक नाम। ये लाइट लगी हुई है छतरी वाली, एक नाम है, ठीक है, या फिर किसी आदमी का नाम हो, ठीक है। ऐसे केस में आपको वर्ब के साथ S या ES लगाना होता है बच्चों। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलता हूं, वह पत्र लिखता है, ध्यान से देख रहे हो आप, क्या लिखा है, वह पत्र लिखता है। अब पत्र कौन लिखता है, आप या मैं? हम दोनों में से तो कोई नहीं है। बात हो रही है किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की, जो हम दोनों की बातों में है नहीं। वह कोई लड़का है ना, ताहे लगा हुआ, अगर लिखती है होता तो लड़की होती। इसीलिए हमें पता चल गया ये वह क्या है, ही है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, देखो ही लिखा है, ध्यान से देखो, देखते जाओ क्या लिखा है हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे ही लिखा हुआ है। अच्छा, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, मैंने कहा था ना वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। लिखने की इंग्लिश होती है, हमें पता है, राइट। क्या होती है, WRITE, राइट। राइट माने लिखना। आपको अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे राइट तो मैंने लिखा, लेकिन इसके अंदर आपने देखा एक S लगा हुआ है। ये क्यों लगा भाई, ये इसलिए लगा क्योंकि यहां पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि दुश्मन आया हुआ है। और हमारे दुश्मन कौन है, ही हमारा दुश्मन है, शी हमारा दुश्मन है, इट हमारा दुश्मन है। और कोई भी एक नाम या कोई सिंगुलर नाउन आया, अगर सिंगुलर अकेला होना चाहिए, शर्त यह अकेला होना चाहिए, आया तो हमें वर्ब के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। उसके साथ S लगा के छेड़ूंगा मैं उसे, या फिर ES लगा के छोड़ूंगा। छेड़ूंगा जरूर, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, छेड़ना पड़ेगा, छोड़ना मत। ही लगाए तो छेड़ दो इसको, इसमें S लगा दो। ES कब लगाते हैं वो पहले ही वीडियो में बता दिया, रिमाइंड करके देख लेना। उसके बाद एक पत्र के लिए अ लेटर लिख दिया, कोई बड़ा इशू नहीं, आराम से बन गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं सेब खाता हूं, ता है, ती है, ते हैं, आ गया लास्ट में ता हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब आ रहा है मैं की इंग्लिश होती है हमारी आय। क्या होती है मैं की इंग्लिश, आपको भी पता है, मैं की इंग्लिश हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं आय। आय के साथ क्या काम करता है ये आय, ये आय ना खाने के काम को करता है, खाता है, तो उसको लगाओ पहले ईट। अब ईट अभी बताया भी था, ईट। अब ईट में मैं S लगाऊं या ES लगाऊं, आ रहा हो आपके दिमाग में कि मैं ईट में सर S लगा दूं या ES लगा दूं। अब मैं आपको कह रहा हूं क्यों लगा दूं, हमारा दुश्मन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दुश्मन है नहीं है, ये तो आय है। आय के साथ हम वर्ब में S या ES नहीं लगाते, तो ऐसे ही छोड़ दो, आई ईट एन एप्पल, बस मैं एक सेब खाता हूं या मैं सेब खाता हूं। अगर मुझे यहां पर ही की जगह पे आई लिख दूं तो क्या मैं राइट लिखूंगा या राइट्स लिखूंगा, तो जवाब आपको पता चल गया ना, आप सिर्फ राइट लिखोगे, S ES नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट बताएगा कि वर्ब के साथ S या ES लगेगा कि नहीं लगेगा, वर्ब के साथ छेड़खानी करनी है कि नहीं करनी, ये आपको सब्जेक्ट बताएगा। तो सब्जेक्ट हमारा अगर ही, शी, इट और कोई एक नाम है, तो हमारी जो मुख्य क्रिया होती है या हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वही होती है जिसके लास्ट में S आता है, ठीक है। तो यहाँ पे S लग गया। अब अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या करना होता है, हमें ना सब्जेक्ट के बाद, ध्यान रखना, हमें ना डू डज के साथ गेम खेलनी होती है। अब ये डज के लास्ट में तुम्हें S दिखाई दे रहा है, ये हम वहां लिखना भूल गए, ये डज के लास्ट में S दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ दुश्मनों के साथ लगेगा। और दुश्मन कौन कौन है, ही, शी, इट और एक नाम या कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो अब यहां पर ही आया, तो ही के साथ हमने बोला डज नॉट राइट। अब आप कहोगे सर राइट में S क्यों नहीं लगा, भाई अब मत लगाना, अब मत लगाना, ये पहले रूल में लगना है। अब इसलिए नहीं लगाना क्योंकि डज में तुमने ES लगा तो दिया यार। डू एक वर्ब है, बेस वर्ब क्या है, करना, करने की बेस वर्ब क्या है, डू, और डू के लास्ट में आ रहा है ओ, जैसे गो में आता है, तो इस केस में आपको ES लगाना होता है, बताया था ना। तो यहाँ पे डज लग गया ना, तो राइट को ऐसे ही लिखो, अब चाहे ही हो चाहे शी हो, कोई भी हो, डज लग गया तो यहाँ पे S नहीं लगेगा, राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर आई डू नॉट ईट एन एप्पल, मैं सेब नहीं खाता हूं, इस तरह से बना दिया मैंने, इजी है। तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में बनेगी। वह पत्र नहीं लिखता है, मैं सेब नहीं खाता हूं, इंग्लिश वहां है। अब अगर आप इंटेरोगेट करते हैं, इंटेरोगेट लाइक यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू समवन, इफ यू पुट अ क्वेश्चन यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद डू और डज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली, राइट। सी दिस एग्जाम्पल, क्या वह, और सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से, क्या वह पत्र लिखता है। तो अगर आपको पूछना है कि क्या वह पत्र लिखता है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
ऐसे केस में आपको बोलना है डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। ऐसे ही क्या मैं सेब खाता हूं, तो डू आई ईट एन एप्पल। तो यहां पर आई के साथ जब डू का कॉम्बिनेशन है तो डू आई से शुरू करना है, डज शी से शुरू, डज शी, डज ही, डज इट, क्या ये काम करता है। अब ये क्या है, ना आप हो ना मैं हूं, ये थर्ड पर्सन है। मैं बोलूंगा डज इट वर्क, क्या ये काम करता है, डज इट रियली वर्क, क्या ये सच में काम करता है। इस तरह से इंग्लिश बोली जाती है। ये बहुत ही इजी टॉपिक था, क्लियर हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। बस इसमें रूल्स को आप समझ लेना। अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज व्हाट, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। इस वक्त आप अपनी आंखों से देखो, जो भी आपकी आंखों से एक ऐसी चीज दिखाई दे दो चल रही हो, जैसे घड़ी की सुई। इस वक्त आप अपनी घड़ी में देखो, सुई चल रही है ना, ये होता है कॉन्टिन्यूअस। इस वक्त आप क्या कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूअस है। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं वीडियो देख रहा हूं, मिलाप सर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर की क्लास चल रही है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आता है, वही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट मतलब अभी का, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, और टेंस मतलब समय। यानी कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय जो चीजें चल रही हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है भाई, है ना। ऐसे सेंटेंस जब एक्शन जारी हो या उसकी बात हो रही हो, ऐसे केस में बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ इजेमार लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है, क्योंकि रहा के सेंस में हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगी दोस्तों, ध्यान रखना। रहा इज इक्वल टू आईएनजी। अब क्या कर रहा, पढ़ रहा तो पढ़ रहा तो स्टडिंग, खेल रहा तो प्लेइंग, नाच रहा तो डांसिंग। तो रहा का मतलब होता है आईएनजी, ध्यान रखना, ठीक है। इस केस में हमारा ही, शी, इट और एक नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है, सिर्फ इज। क्यों लगाना है इज, जिनके लास्ट में एस हो वो लगाएगा। तो टाइम कौन सा है, इज, एस लास्ट में है, ये लग जाता है दुश्मनों के साथ, ठीक है। अब देखो, मैं टीवी देख रहा हूं तो बोलोगे आई एम वॉचिंग। वह संगीत, आ गया वह, आ गया, वह संगीत सुन रही है, वह मतलब शी, लड़की सुन रहा है, लड़का है, ही है। तो ही के साथ यहां पर आपको इज लगाना पड़ेगा, लास्ट में एस लगा हुआ है, ही इज। ना तो आप एम लगा सकते हो, ना आप आर लगा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं बच्चों को, ताकि मुझे पता है आप लोग ट्रेंड हो सकते हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है, बट उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं मैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जो पहली बार इस टेंस की वीडियो को देख रहे हैं। एक भी गलती मुझे ऐसा ना लगे वीडियो पूरी होने के बाद कि मैं ये तो बताना भूल गया। मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे देखना, ठीक है। यहाँ पे ही के साथ इज लगाया, उसके बाद वर्ब जो है सुनना, लिसन, और लिसन में आईएनजी लगाया, लिसनिंग हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना, लिसनिंग के बाद जब भी म्यूजिक आए आपको बीच में टू लगाना ही पड़ेगा, लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। इस तरह से ही इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स ऐसे आता है, लिसनिंग के साथ टू लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में इज एम आर के बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दो। आई एम नॉट वॉचिंग, ही इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन अगर आपको इंटरोगेट करना है, इंटरोगेटिव के अंदर आप क्या करेंगे, आपको टाइम बाहर निकालना है, मैंने आपको बताया ना, all the time remember this thing and keep this thing in your mind whenever you asking question, whenever you are asking question or you ask question to anyone, you have to start the sentence with time, like do, does, is, am, are, has, have, was, were, but only in case of third and fourth type, मतलब क्या वाले सेंटेंस और क्या नहीं वाले में, क्या तुम जाते हो ऐसे सेंटेंस, क्या तुम नहीं जाते हो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, एंड इज ही लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या वह गाना सुन रहा है। अगर यहाँ पे शी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इज एम आर कैसे एडजस्ट किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पहले आप ध्यान रखना, कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि सर इसका बताओ, एक्सप्लेन करो पहले हिंदी में कैसे सेंस निकलती है, कुछ नहीं, ध्यान तो सुनो। प्रेजेंट मतलब यानी कि सेंटेंस के लास्ट में है तो आएगा, प्रेजेंट तो वही होता है, था थोड़ी आ जाएगा, है आएगा लास्ट में। परफेक्ट मतलब क्या पता है, शादी में जा रहे हैं हम दोनों, मैं तैयार हो गया और मैंने आपसे बोला कैसा लग रहा हूं, अगर आपने बोला चश्मा थोड़ा सा हटा दो तो मैं हटा दूंगा, और जैसे मैंने हटाया आपने पता क्या बोला, ओए होए सर परफेक्ट। मतलब पता है क्या इसका परफेक्ट, इसका मतलब आप ये करो सर पूरे हो गए हो, अब आप पूरे मतलब खत्म है काम आपका, तैयार होने का काम तो खत्म, तैयार होने का काम पूरा, बस अब चलो शादी में, नहीं तो बर्तन धोने पड़ेंगे।
तो यहां पर आपने मुझे क्या बोला, परफेक्ट। जब हम किसी को बोलते हैं ना होए परफेक्ट, परफेक्ट मतलब आप ये उससे ये कह रहे हो कि जो तू करके आया है ना अभी, वो काम फिनिश हो गया, बस इससे ऊपर भगवान भी नहीं कर सकता, परफेक्ट है एकदम। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब तो पूरा। और पूरा जो होता है ना कोई काम, जब कोई काम पूरा हो गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आपको मिलेगा, मैं चाय पी चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं तो खेल चुकी भाई, मैंने पेपर दे दिए हैं, मैं तो जा चुका हूं, पापा अमेरिका जा चुके हैं, और मैं चश्मा पहन चुका हूं। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, परफेक्ट तो कोई काम है, बट वो प्रेजेंट में अभी अभी ही पूरा हुआ हुआ होना चाहिए। मान लो 3 दिन पहले मैंने कोई मूवी देखी है, और मैं आपको अब बोल रहा हूं मैं मूवी देख चुका हूं, तो भाई मैंने बोला ना मैं मूवी देख चुका हूं, ये बात तो प्रेजेंट परफेक्ट लग रही है, बट एक्चुअली ये है नहीं, क्योंकि मैंने इस मूवी को अभी अभी नहीं देखा, इस मूवी को मैंने 3 दिन पहले देखा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं बोलूंगा आई वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है, या मैं इस मूवी को देख चुका हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट में ही अभी अभी कोई काम पूरा हुआ हो, उस सेंस में इसको बोलना है। रियल लाइफ के अंदर जब भी आपको बोलना है यस आई हैव ईटन फूड, इसका मतलब है खाना अभी अभी खाया हो आपने, तब आप बोलोगे यस आई हैव ईटन फूड। ओके, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन, I have finished, I have completed my work. It means that you have just completed your work, you have just finished your task. अभी अभी पूरा किया आपने। इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी यूज, हैज और हैव का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। रिमेंबर, यहां पर देखो हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेंगे, बट सवाल वही कि हैज कब लगेगा, वही दुश्मनों के साथ। हैज के लास्ट में एस है, तो हैज का याद रखना है आपको, ही शी इट एक नाम और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगेगा। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, यानी कि अभी अभी, तो मैं बोलूंगा आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बाय ब्रेकफास्ट, 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 ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। वह घर जा चुका है, मतलब अभी अभी गया है, तो ही हैज गॉन होम, he has gone home। अब यहां पर ना एक सवाल आपको बता दूं, अगर आपको ये बोलना है, मैं आपसे बोलूं कि आप कभी आगरा गए हो, अब इस कॉन्सेप्ट को ना एक बार समझ लो। यहां पर इसमें एक जगह ऐसी है जहां पर थोड़ी सी कमी रह जाती है, बच्चे गलती करते हैं, और वो क्या है, ध्यान से सुनो। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते आई हैव, ध्यान रखना, इसको नहीं बोल सकते आप, आई हैव गॉन, इसे नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना आप कभी भी। इसका मतलब पता है क्या है, मैं जा चुका हूं। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आई हैव गॉन टू आगरा, आई हैव गॉन टू आगरा, अगर मान लो मैं ये बोलूं कि, अगर आप मुझे बोलो कि सर आपने मुझे बोला, ध्यान से देखो, हैव यू, हैव यू, ध्यान से सुनना और समझना इसको पहले। अभी ये सब गलत लिख रहा हूं मैं अभी, लेकिन आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इंग्लिश बनाओगे तो ऐसी ही बनेगी। अब आपको ये बोलना हो, सर क्या आप आगरा गए हो, अब ये गए के चक्कर में आप गो लगाओगे, वेंट लगाओगे, गॉन लगाओगे, ये तो गेम खेलते हो। तो ध्यान से सुनना, हैव यू गॉन टू आगरा, तो मतलब है क्या आप आगरा गए हो, हैव यू गॉन टू आगरा। और मैं आपसे बोलता हूँ यस, मैंने क्या बोला, मैंने हाँ भाई, हाँ बिल्कुल भाई, यस यस कॉमा आई हैव गॉन टू आगरा, हाँ मैं आगरा जा चुका हूं। ये रॉन्ग है, पूछने वाला भी पागल और आंसर देने वाला भी पागल। क्यों, ध्यान से सुनना, ये मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि अगर मैं आगरा गया हूं अभी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि अभी गया हूं, और चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, लिया है, दिया है, सेंटेंस के लास्ट में होता है, किताबों में लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है किताबों के अकॉर्डिंग। आपके खोपड़े में ये आएगा, हाँ मैं आगरा जा चुका हूं, यस आई हैव गॉन टू आगरा बोल देता हूं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। रॉन्ग है भाई, अगर तू आगरा जा चुका है तो सामने जो जवाब दे रहा है ये कौन है, तेरा भूत बैठा हुआ है। इसीलिए इसको कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि मैं आगरा जा चुका हूं। भाई तू जा चुका है तो यहां कौन खड़ा है फिर। अगर मैं आपको बोलूं मैं मुंबई जा चुका हूं, मैं ये एक्चुअली हिंदी गलत है, मैं मुंबई जा चुका हूं नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं मुंबई हो आया हूं, ये सेंस आ रही है, मैं मुंबई हो आया हूं, जा चुका हूं नहीं, जा ही चुका हूं, ट्रेन में बैठ के जा चुका हूं, मैं मुंबई जा चुका हूं, जा चुका हूं, तो यहाँ कौन खड़ा है, यहाँ का तेरा भूत खड़ा हुआ है जो पढ़ा रहा है बच्चों को। इसीलिए इन सेंटेंसेस में गलती करते हैं, तो इसको ऐसे ना तो पूछते हैं ना बोलते हैं, सिर्फ इस सेंटेंस को ध्यान से देख लो। क्या करेंगे फिर हम,
सवाल होगा हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू मुंबई या हैव यू एवर बीन टू आगरा? दिस इज द राइट वे टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर? यस आई हैव, और यहां पे ना आपको क्या करना है, गॉन हटा के ना करना है यस आई हैव बीन टू। बीन मतलब होता है हाँ मैं हो आया हूं, और बी मतलब तो होना होता है ना, हाँ मैं हो आया हूं। यस आई हैव बीन टू आगरा, यस आई हैव बीन टू आगरा, हाँ मैं आगरा हो आया हूं। सिर्फ ये आपको दोस्तों समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ लाया था। ठीक है, चलो बैक टू द बिजनेस। अब हम आते हैं बाकी वापस। ठीक है, वह घर जा चुका है तो ही हैज गॉन होम। यहां पर बात किसकी हो रही है? वह की। अब वो जा चुका है, मैं तो सामने खड़ा हूं, मेरी बात तो नहीं हो रही, नहीं तो मैं बोलता आई हैव बीन, है ना। तो वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू, यहां लगा सकते हो आप। ठीक है, मैंने नाश्ता नहीं किया है तो आई हैवंट ईटन ब्रेकफास्ट, और इसके हिसाब से ही हैजंट गॉन होम, वह घर नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्ट करके बोल रहा हूं मैं, हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं और हैज नॉट को हैजंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर आपको हैज और हैव पहले लगाना है, मैंने आपको बताया था टाइम शुड बी इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के फ्रंट में होना चाहिए, एंड देन योर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगानी है। हैव आई ईटन ब्रेकफास्ट, क्या मैं भोजन कर चुका हूं ना, एंड हैज ही गॉन होम, क्या वह घर जा चुका है। इस सेंस में आप इसे पूछ लेते हैं। आपका इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हुआ। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इसको भी मैं इसके नाम के हिसाब से आपको समझाता हूं। ठीक है, हिंदी समझने के लिए पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो प्लस, क्योंकि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। उसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि वो काम चल तो रहा है, बट इसकी श्योरिटी होती है कि काम तो ये भी चल रहा है, लेकिन ये ना पास्ट से शुरू हुआ, वहां से चलता हुआ आया और अब भी चल रहा है, और ना जाने कितना चलता चला जाएगा, ये सेंस होती है इसकी। भाई उसमें तो होता है मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना बोला तो भाई यस मैं पढ़ा रहा हूं, अभी चल रहा है, पढ़ा रहा हूं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में ये हो जाएगा कि मैं पिछले कितने घंटे से पता नहीं पढ़ाता आ रहा हूं और अब भी पढ़ाई जा रहा हूं, पढ़ाई जा रहा हूं, ये सेंस होती है। तो जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में, और अब तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, चले ना चले पता नहीं, लेकिन चलेगा या चल रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं प्रेजेंट, वर्तमान का है। परफेक्ट, कुछ पूरा हो चुका है भाई, जो काम पास्ट से चलता आ रहा है। अगर मैं बोलूं मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 3 घंटे से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तीसरा घंटा चल रहा है ना, तो पिछले 2 घंटे तो पढ़ा चुका, तो ये काम ना परफेक्ट भी होता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट का कुछ परफेक्ट हो गया, कुछ अब भी चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, और ये एक समय जो बता दिया आपको। ठीक है, तो हैज बिन और हैव बिन का यूज होता है कैसे, तोड़ के बताता हूं। सब्जेक्ट वो जो काम करेगा या कर रहा है, हैज और हैव मतलब जो परफेक्ट हो गया है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज हैव सीखा था ना, मैं मुंबई जा चुका हूं, वो खेल चुका है, हम पढ़ चुके हैं, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, आप नहीं लगा रहे थे? अब सुनना ध्यान से, तो कुछ काम तो पूरा हो चुका है ना। कोई 3 घंटे से, अगर एक कुत्ता 3 घंटे से भौंक रहा है, भौं 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 बार्किंग कर रहा है, तो उसने शुरू के 2 घंटे 10 20 50 बार तो भौंका, वो तो भौंक दिया ना उसने, अब भी भौंक रहा है, तो काम भौंकने का अब भी चल रहा है, बट पास्ट से कितना भौंक चुका है, वो लोगों के सर में दर्द करा है उसने, उसको कौन गिनेगा? तो वो तो चीज परफेक्ट हो गई ना, वो हो गया काम। कुछ अब भी भौंक रहा है, तो यानी कि कई बार भौंका और अब भी भौंक रहा है, तो परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, अब भी भौंक रहा है और पहले भी कितना भौंक चुका है, तो वो परफेक्ट, इसीलिए हैज हैव लग गया, जो हो गया काम। उसके बाद बिन इसलिए लगा क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए, रूल है। अगर हम बिन नहीं लगाएंगे तो ग्रामर का रूल टूटेगा। आप कहोगे सर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहां तो हैज हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? तो आपके सर में दर्द होगा। तो यहां पर हमने बिन लगा दिया, और बिन क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी ही इज एम आर होता है, ध्यान रखना, बी ही इज एम आर होता है। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वॉज और वर। ध्यान से सुन लो, आज सारे नहीं पता तो। और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बिन। तो यहां पर हमने बिन लगाकर हैज हैव को संतुष्ट कर दिया। उसके बाद जो वर्ब है भौंकने के काम को लिखा, और क्योंकि भौंकने का काम कॉन्टिन्यूटी में है, यानी कि चल रहा है, अभी वो कुत्ता अभी तो भौंक रहा है, कुत्ता 3 घंटे से भौंक रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं,
तो 2 घंटे से जितना पढ़ा दिया वो तो पढ़ लिया आपने, और अब भी मैं वो काम कर रहा हूं। इसीलिए यहां पर वर्ब की फॉर्म के साथ ना आईएनजी आता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आईएनजी मतलब रहा, और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 3 घंटे से भौंक रहा है और मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के काम को 2 घंटे से कर रहा हूं। रहा आते ही वर्ब में आईएनजी, तो यहां पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और यहां पर मुख्य क्रिया आईएनजी में आ गई, इसलिए इसे हैज बिन और हैव बिन बोला जाता है, सिंपल। और दिस इज ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब गोल्डन रूल ये कहता है, और कोई गोल्डन पोल्डन रूल नहीं है, पहले ही तो बता दिया आप लोगों को, आप हंसते हो यार मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, देखो टेंशन मत लिया करो। हैज के लास्ट में एस लगा हुआ है, और किसके साथ लगता है, दुश्मन के साथ। और दुश्मन कौन है भाई, तेरे को और मेरे को छोड़कर। ध्यान से सुन ले भाई, सीधी सी बात है, लड़का लड़की भाई बहन जितने भी है, ध्यान से सुन लो, आज इस टेंस को ही खत्म कर रहा दुनिया से मैं। आपको और मुझे छोड़कर आप देख लो, आपको जो जो दिखाई दे रहा है ना, उन सब की बात हो रही है, अरे सब दुश्मन है, आप हो मैं हूं, और इसके अलावा ये पेन ये हमारा दुश्मन है, ये इट है इस वक्त, ठीक है। अगर पड़ोस में अंकल रहते हैं आपके, तो वो कौन है इस वक्त आपके, ही। और कोई लड़की है या कोई औरत रहती है तो वो शी है। हम बोलेंगे ना रीना सीता गीता, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हम दोनों को छोड़कर ये जितने भी हैं अजल बगल कच्चा बनियान और ये जब पेन वैन रखे हैं सब, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अकेले एक में। अगर मैं बोलूँ दो एसी, तो ये दो हो जाएंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर एक की बात कर रहा हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो उस केस में ही दुश्मन है हमारा। ध्यान रखना, इस केस में हमें वर्ब के साथ एस लगाना पड़ा था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे आपको हैज बिन लगाना है सिर्फ इनके साथ, ही शी इट कोई नाम या फिर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं, सेंटेंस सुनो क्या है, मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूं, मतलब करता ही जा रहा हूं, यानी कि काम कब से हो रहा है, पीछे से होता जा रहा है, और मैं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, मतलब घोड़ा दौड़ता ही जा रहा है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। तो पहला तुगड़ुक हुआ, फिर दूसरा तुगड़ुक, फिर तीसरा तुगड़ुक, और इसमें हर एक पल एक एक सेकंड वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो पीछे के सेकंड है वो तो पास्ट हो गए ना, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं तुम्हारा इंतजार किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, पता नहीं कब तक करता जा रहा है, तो काम है ना चलता ही जा रहा है। ऐसे केस में आप ये नहीं बोलेंगे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अगर अभी अभी शुरू करा तो मैं बोलूंगा भाई मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जा, मैं ही खड़ा हूँ कर रहा हूँ तेरा इंतजार, जा। ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरा इंतजार किए ही जा रहा हूँ किए ही जा रहा हूँ, यहाँ पर गड़बड़ है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इन द सेम वे मैं तुम्हें ढूंढे जा रहा हूं, तो नहीं वे तुम्हें ढूंढे जा रहे हैं, वे सॉरी, दे हैव बीन लुकिंग फॉर यू, ढूंढने की क्या होती है, लुक फॉर, लुकिंग फॉर यू। इस तरह से जब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप कुछ नहीं करते, हैज और हैव के बाद ही आपको नोट लगाना होता है, ध्यान रखना। कहां पर, हैज और हैव के जस्ट बाद में नोट लगा देना, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है आपका। आई हैवंट बीन वेटिंग फॉर यू और दे हैवंट बीन लुकिंग फॉर यू। In the same way, if you are asking question to someone, start the sentence with has or have. तो have I been waiting for you or have they been looking for you? इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस में ना आपको क्या देखने के लिए मिलेगा पता है दोस्तों, आपको ना सिंस और फॉर देखने के लिए मिलेगा, सिंस और फॉर। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मुझे बोलना है सोमवार से मैं सोमवार से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो सोमवार से के लिए मैं बोलूंगा सिंस मंडे। आप लगा लो सारे वीक इसके अंदर आ गए, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस फ्राइडे, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में 2 बजे से, रात से, कल से, ऐसे, तो मैं बोलूंगा सिंस येस्टरडे नाइट, सिंस 2 o'clock, निश्चित पॉइंट, एक देख रहा हूँ पॉइंट से बता दिया मैंने, सिंस 2 o'clock, है ना। ऐसे ऐसे चीजों में आपको सिंस लगाना पड़ता है, जैसे सिंस लास्ट नाइट, मैं बोलूँ सिंस लास्ट नाइट, NIGST, ऐसे। लेकिन ये फॉर कब आता है पता है, फॉर आता है गिनती के केस में, गिनती में, जैसे 2 घंटे से आ गया 2, 14 दिनों से 14 आ गया, 25 महीनों से ये महीने आ गए, है ना, 12 हफ्तों से हफ्ते आ गए। ऐसे केस में आपको फॉर लगाना है, तो फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 3 weeks, फॉर ईयर्स, सालों से। यहाँ पे सिंस ईयर्स नहीं आएगा, 4 years, सालों से, ज़्यादा ईयर्स, ईयर 2002, 3, 4, 5, 6 सालों से, महीनों से, फॉर मंथ्स, फॉर फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू
डेज, कुछ दिनों से, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से, फॉर के साथ अ फ्यू ये भी देखने को मिलता है। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट ये क्यों है? इंडेफिनिट का मतलब समझे? इंडेफिनिट का मतलब ये है कि कच्चा। अब कच्चा क्या? समय कच्चा। पास्ट का कोई ऐसा काम जिसका समय ना पता हो, ये हुआ कब? हुआ तो, बट कब आपको नहीं पता, पास्ट इंडेफिनिट है भाई। अब जैसे एग्जांपल देखो, पास्ट का इंडेफिनिट मतलब पास्ट में तो हुआ लेकिन यही ना बेरा यो कद हुआ भाई। जैसे जब कोई काम बीते समय में पूरा हुआ था, मतलब बीते समय में कभी पूरा हुआ था, और कब हुआ ये नहीं पता चल रहा। जैसे मैं ही आपको बोल देता हूँ, मैं बोला भाई मैंने कल एक मूवी देखी, अब कल तो पूरा 24 घंटे का था, कब देखी आप बता सकते हो क्या? इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर ना इसकी पहचान हिंदी में ये होती है कि जो मुख्य क्रिया होती है उसी के साथ ना आ ई ए की आवाज आती है। आ ई ए की आवाज, ये आवाजें आती हैं आ ई ए की। जैसे मैंने मूवी देखी, हम सोए, वह भागा, हम नाचे, उसने मुझे पीटा, हमने पढ़ाई की, वह दौड़ा आया। ये आ ई ए की आवाज आती है मुख्य क्रिया के साथ। तो एक तो पहचान ये है। दूसरी इसकी पहचान एक होती है, जैसे मैं बोलूं जंगल में एक राजा रहता था, कहानी बताते समय ता था ती थी आता है, उस केस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बट लिमिटेड जगह पे। जैसे वह बाजार गया, गया आ की आवाज आ गई, तो ही वेंट टू द मार्केट। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। करना क्या है? सिर्फ एक काम करना है बस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के बाद। बस सिर्फ 3 काम, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, बात खत्म। यहां पर देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट, यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है एट। और मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही दोस्तों एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसके अलावा पूरी ग्रामर में नहीं लगती। मतलब अगर अंग्रेजों ने या हमारी जिंदगी में ये नहीं होता ना, तो कम से कम सेकंड फॉर्म याद करने से हम बच जाते हैं। इसके चक्कर में करनी पड़ती है सेकंड फॉर्म याद। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है ना, आपको डिड लगाना है यहाँ पर, और डिड के बाद नॉट, और वर्ब वापस फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, याद रखना। डिड लगते हैं क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म में है, और जब ये आ गया सेकंड फॉर्म में तो ये किसी वर्ब को भी सेकंड फॉर्म में दोबारा नहीं आने देगा, ये रूल है। तो हम वह बाजार नहीं गया तो ही डिड नॉट गो, मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट फूड, इस तरह से। अब आपने सवाल करा तो फिर डिड बाहर, डिड ही गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट गया? और डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया? डिड आई परचेज अ न्यू शर्ट, क्या मैंने एक नई शर्ट खरीदी? डिड यू वॉच माई मूवी, क्या आपने मेरी मूवी देखी? डिड यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या तुमने मुझे ध्यान से सुना? आ ई ए की आवाज और डिड से क्वेश्चन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपल और हो गया क्लियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे, ये मिलेगा। मैं जा रहा था, वो सो रही थी, हम पढ़ रहे थे। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोलूं कि वह सो रही थी, तो एक टाइम आया होगा जब उसने सोने के काम को शुरू किया होगा, और जब मैं वहां गया पास्ट में, तो जब मैं उसे देखा था कल, तो वो सो रही थी, तो सोने का काम कुछ देर तक तो हुआ होगा। इस अवस्था को बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कोई काम पास्ट में हुआ, कुछ देर चला, उसके बाद कब बंद हुआ पता नहीं। जब कोई एक्शन बीते हुए समय में पास्ट में जारी रहा हो, उसके सोने का काम, वो सो रही थी पास्ट में है ना, और उसकी बात हो रही हो, उसी की बात तो कर रहा हूं मैं। भाई कल रोहन के पापा बाजार से ना सामान खरीद रहे थे, तो कुछ देर तो खरीदा होगा ना, अंकल कितने का है, कैसा लग रहा है, सब कर रहे थे वो। तो वो जो टाइम था, जो पास्ट का एक टुकड़ा जिसमें वो अंकल ने सामान खरीदने के काम को किया, वो कर रहे थे जो कर रहे थे, है ना। अब भाई कोई पॉटी कर रहा था खेतों में, अब खेतों में कोई पॉटी कर रहा था, तो ये तो है नहीं कि बैठा उठ गया, कुछ देर बैठा होगा। तो खेतों में वो पॉटी कर रहा था, वो जो समय जिस दौरान उसने ये क्रियाएं की, वो टुकड़ा अगर मैं उठा के आपको बताऊं, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। रूल क्या है इसका? भाई रूल बिल्कुल सिंपल है इसका। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है? सिंपल है। कैसे सिंपल? कैसे है रूल? सिंपल है, वर्ब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि क्या लगा हुआ है? रहा, रहा लगा हुआ है। रहा के लिए आप लगाएंगे वर्ब के साथ आईएनजी, किसी काम को कर रहा था। और था थे थी के लिए तो भैया हमें बचपन से ही पता है कि हमें लगाना होता है वॉज या वर,
बात खत्म हो गई। मैं गीत गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और वे मुझ पर हंस रहे थे, दे वर लाफिंग एट मी। नेगेटिव बनाना है, ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग और दे वर नॉट लाफिंग एट मी। और इसका जब इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं गीत गा रहा था, वॉज आई सिंगिंग ए सॉन्ग, और क्या वे मुझ पर हंस रहे थे, वर दे लाफिंग एट मी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इजी है, आराम से हो गया। पास्ट का परफेक्ट, पहले पास्ट मतलब पीछे का बीता हुआ, परफेक्ट मतलब पूरा, यानी कि कोई काम पास्ट में अभी 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 तो वो आ भी नहीं सकता, इस समय को नहीं छुएगा भाई, ध्यान से सुन ले। पास्ट में कोई काम पूरा शुरू हुआ और वहीं खत्म भी हुआ, पास्ट में निपट लिया ससुरा, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जैसे जब पास्ट में किसी एक काम के होने से पहले एक और काम पूरा हुआ था, थोड़ा सा घुमा दिया यहां पर है ना, मैं समझाता हूं। मैं बोलूं मेरे पहुंचने से पहले, ध्यान से सुनना, मेरे पहुंचने से पहले आप घर से जा चुके थे, यानी कि मैं कल आया आपके घर मिलने के लिए, मिलाप गुप्ता यूट्यूबर कल आपसे मिलने आया आपके घर, और मैं जब आपके घर आया तो मैंने पूछा आंटी रोहन कहाँ है, आंटी अनु कहाँ है। आंटी बोली अनु जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पहुंचने से पहले आप जा चुके थे। अब देखा, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जब पास्ट में किसी एक काम के होने से पहले, अब एक काम होना क्या था, मुझे आपसे मिलना था, तो मेरे पहुंचने के काम के होने से पहले एक काम हो गया, और वो क्या हो गया, एक काम पूरा हुआ था, और वो क्या हुआ था, आप जा चुके थे। मतलब मेरा आना नहीं हुआ आपके घर, लेकिन उससे पहले आप निकल लिए पतली गली से। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जिसमें आप जा चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, लिया था, दिया था, किया था, ऐसे सेंटेंसेस जब मिले तो वो पास्ट का परफेक्ट होता है। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, बस सिर्फ इतना करना होता है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, ही हैड टॉट इंग्लिश, सॉरी पढ़ा चुका था, टॉट टीच की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वे घर वापस आ चुके थे, दे हैड रिटर्न्ड होम, वापस आना, ठीक है। इसी तरह से वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, he hadn't taught English and they hadn't returned home. In the same way, if you are asking question, put had before the sentence and say had he taught English, और फिर had they returned home, क्या वे घर वापस आ चुके थे। In the same way, this tense has been completed, ये पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत ही ईजी है समझना, और इसका रहस्य इसके नाम में ही छुपा है। पास्ट मतलब लास्ट में था तो आएगा, परफेक्ट मतलब कुछ पूरा भी पास्ट में ही हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब वो भी पास्ट का ही, देखो पास्ट का ही परफेक्ट, यानी कि कोई काम पास्ट में ही पूरा हुआ, हो गया हुआ पूरा, और पास्ट का ही कॉन्टिन्यूअस भी है, पास्ट में कुछ चला भी। और टेंस मतलब समझ लो, जब कोई एक्शन पास्ट में किसी दूसरे काम के पूरे होने से पहले तक चल रहा था। मैं आपको दूसरे वे से बड़े आराम से समझा देता हूं। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि अभी तो मैंने आपको बोला सीमा सो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सीमा सो रही थी, जब मैं वहां गया तो एक टुकड़ा देखा मैंने, जैसे मैंने बोला ना वो खेतों में पॉटी कर रहा था, तो वो पास्ट के टाइम में खेतों में कुछ कर रहा था, उस टाइम को लाके मैंने बता दिया वो पॉटी कर रहा था, पास्ट में कुछ क्रिया हुई, चली थोड़ी देर, ठीक है। लेकिन अब यहां पर मैं टाइम भी बता सकता हूं थोड़ा आइडिया लगा के आपको, मैं बोलूंगा कि वो 3 घंटे से पॉटी कर रहा था, अब वो 3 घंटे पास्ट के। तो यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो आ ही रहा है, उसमें समय भी दे रखा हो कि कितने बजे से वो काम हो रहा था। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं वो पॉटी किए ही जा रहा था, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है 1.5-2 घंटे उसने लगा दिए खेतों के अंदर अपनी जिंदगी के, सिर्फ एक पॉटी करने के चक्कर में। ऐसे ही यहां पर मैं सोए जा रहा था, मतलब पास्ट में उस काम को किए जा रहा था, टाइम जुड़ा हुआ है लंबा। आई हैड बीन स्लीपिंग, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं इसको, आई हैड बीन स्लीपिंग, मैं सोए जा रहा था। इसमें क्या करना होता है आपको, हैड बीन लगाना होता है। प्रेजेंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, हैज बीन और हैव बीन था, याद है। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि काम कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा, ठीक है। तो आई हैड बीन स्लीपिंग, दे हैड बीन ट्रबलिंग मी, वो मुझे
परेशान किए जा रहे थे। इसी तरह से मैं सोए नहीं जा रहा था तो आई हैडंट बीन स्लीपिंग और दे हैडंट बीन ट्रबलिंग मी। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। सिर्फ हैड और बिन का याद रखे हुए वर्ब में आईएनजी लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। बस यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ सिंस और फॉर का फिर दोबारा से। अगर मैं बोलूं कि वो सुबह से सो रहा था तो रहा था कि वैसे हैड बिन आएगा क्योंकि सुबह से लगा हुआ है, से लगा है ना, से एक समय से वो ऐसा कर रहा था। बस यहीं पे गड़बड़ है, हम परफेक्ट समझ लो उसमें है। तो हम बोलेंगे जैसे मैं बोलूं मैं सुबह से पढ़ा रहा था, इसे बनाता हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा था तो मैं बोलूंगा आई हैड बिन। अब यहां पर मैं क्या पढ़ा रहा था, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो मैं आई हैड बिन टीचिंग कर दूंगा। अब आप पता क्या बोलोगे, सर हैड लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? भाई लग गई है, ये लग गई, ये लग गई, ठीक है। तो आई हैड बिन टीचिंग क्योंकि रहा था आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूस पास्ट में कुछ कॉन्टिन्यूटी में चला भी और कुछ पूरा भी हुआ। आई हैड बिन टीचिंग, अब सुबह से के लिए मैं यहां पर लगा दूंगा सिंस, आई हैड बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं ये बोलता मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तब मैं क्या बोलता? अब आ गए 2, मैंने कहा था काउंटिंग नहीं आनी चाहिए, 2, 15, 14, 12 ऐसा कुछ है ना, फॉर लगाओ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था तो मैं बोलता आई हैड बिन टीचिंग, या तो सही है 2 घंटे से, तो मैं बोलता फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स ऐसा बोलता। इसी तरह से आप इनको बना सकते हैं। क्लियर हो गया ये। अब आ जाओ हमारे फ्यूचर में। अब यहां पर ना अपने दिमाग के भट्टे खोल लो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां पे ना एक घपला होने वाला है और है कुछ भी नहीं, बस आपको समझाना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रफ एंड टफ है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसमें कुछ नहीं है, ये इजी है। अब इसके बाकी के जो भाई है ना 3 रह गए जो पीछे, वहां गड़बड़ा, ध्यान से देखना। फ्यूचर इनडेफिनिट मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही यही है। फ्यूचर मतलब कोई काम भविष्य में होने की बात होगी। इनडेफिनिट मतलब कब होगा ये भी नहीं पता क्योंकि कच्चा। अगर मैं बोलूं मैं सोऊंगा, यार तुम्हें पता है मैं कब सोऊंगा? अभी सोऊंगा, 2 घंटे बाद सोऊंगा, कल सोऊंगा, परसों सोऊंगा, पता चल रहा है तुम्हें कुछ? मैंने क्या बोला? मैं सोऊंगा। हाँ मैं तेरे घर आऊंगा, पता कर कब आऊंगा, ले टाइम बता, नहीं पता ना। इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर मुख्य क्रिया के साथ लास्ट में गा गे गी लगा होता है। जैसे बोलना तो मैं बोलूंगा, लिखना तो मैं एक पत्र लिखूंगा, उतारना तो मैं चश्मा उतारूंगा, पहनना तो मैं चश्मा पहनूंगा, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा, ये खुद भी फ्यूचर है। ऐसे सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं जिसमें क्रिया के साथ आए जो क्रिया होती है हमारी क्रिया के साथ गागे की लगा होता है हिंदी में। जैसे वह सोएगा तो ही विल स्लीप, क्यों लगा विल? याद रखना ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो मुख्य क्रिया होती है उसके पहले हमें विल लगाना होता है। वैसे हम शैल भी लगाते हैं, आपको बता दूं, बट ये ना सरकारी दस्तावेजों में आपको शैल मिलेगा और मॉडल वर्ब्स में मिलेगा, लगता है सिर्फ आई और वी के साथ। इसके और भी रूल हैं, ये ही शी इट के साथ भी लग सकता है। और अगर आप सोचो कि आई और वी के साथ विल लगेगा तो क्या होगा दोस्तों, इनके साथ तो शैल लगता है लेकिन इनके साथ जब विल लग जाता है तो चीजें 100 नहीं 200% हो जाती है। और अगर जिनके साथ विल लगता है, अगर वो विल इनके साथ लग जाए तो 200%, और जिनके साथ विल लगता है अगर शैल उनके साथ लग जाए तो वो भी 200% हो जाते हैं। ही के साथ विल लगता है लेकिन अगर ही के साथ मैं शैल कर दूं ना तो वो बात 2 गुना मजबूत हो जाती है। जैसे मैं बोलूं आई विल गो तो इसका मतलब हो गया मैं जाऊंगा, आई विल गो का मतलब मैं जाऊंगा, लेकिन पता है कितना परसेंट? 200%, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है। अगर मैं बोलूं आई शैल गो, मैं जाऊंगा, तो ये 100% है कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बोलूं आई विल गो तो इसका मतलब है मैं पक्का पक्का जाऊंगा। इसी तरह से हम बोले अगर ही विल गो तो मतलब है 100% वह जाएगा, लेकिन मैं बोलूं ही शैल गो तो वो बात 200% हो जाती है। इसीलिए शैल और विल का रोल जो है ना मॉडल वर्ब्स के रूप में हो जाता है। इस तरह से इसको समझा जाता है। लेकिन फिलहाल टेंसेस के अंदर आप शैल को हटाओ, विल से सारे सेंटेंस बना डालो, क्योंकि अभी आप ना नए प्रोसेस लर्निंग में हो। डेप्थ इंग्लिश की ड्राइविंग जब आप करोगे तो वहां सब सिखाऊंगा। फिलहाल विल, ठीक है। वह सोएगा, ही विल स्लीप, और वह नाचेगा, दे विल डांस, क्योंकि हमें वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ज्यादा झगड़ा नहीं है भाइयों, क्लियर हो गया ये। वह नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। वे नहीं नाचेंगे, दे विल नॉट ईट। यहां पर आप मुख्य क्रिया के साथ गागेगी देख सकते हैं, पढ़ेगा, सोएगा, खाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, बट कब ये नहीं पता। क्लियर हो गया? चलो पूछना है सवाल तो विल ही स्लीप, क्या वह सोएगा? क्या तुम पढ़ोगे? तो विल यू स्टडी, क्या वो
टीवी देखेगी, तो विल शी वॉच टेलीविजन। क्या मैं नाचूंगा, विल आई डांस। तो ये सब चीजें होती हैं विल से क्वेश्चन पूछने का एक रिलेटेड वे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये सेंटेंसेस के अंदर क्या कहा था, फंसोगे। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब ये आ गए हैं लफड़ा करेंगे, और वीडियो अब ज्यादा बड़ा नहीं है, बट चीजों को समझ लेना, ध्यान से समझ लो। फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर मतलब गागेगी में, कोई चीज कॉन्टिन्यूअस मतलब इसमें पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में मुख्य क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, आ रहा होगा। बट यहां पर ना आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, ठीक है। जब कोई एक्शन भविष्य में, देखो ये है बड़ी पॉइंट वाली बात जो आपको समझनी है। जब कोई एक्शन कब, भविष्य में, इस बात को अपने खोपड़े में डाल लो बस, तो समझ लो बच जाओगे आप। किसी समय पर हो रहा होगा, मतलब समझ रहे हो, भविष्य में किसी समय पे हो रहा होगा। अच्छा लगता क्या है, विल बी का यूज होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, क्यों, क्योंकि रहा होगा आ रहा होता है, रहा आते ही वर्ब में आईएनजी। मैं जा रहा, रहा बोलते ही, अब मैं जा रहा बोलते ही ना आईएनजी तो वर्ब में लगा दो। अब मैं जा रहा है या जा रहा था या जा रहा होगा, कुछ भी हो, हमें क्या पता, रहा सुनते ही वर्ब में आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे होंगे तो वी विल बी स्टडिंग। ध्यान से सुन लो, पहले समझ लो, कुछ बताऊंगा। वे दिल्ली जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू दिल्ली। वी विल नॉट बी स्टडिंग, हम नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। और अगर क्या वे पढ़ रहे होंगे, विल दे बी, क्या वे पढ़ रहे होंगे, विल दे बी स्टडिंग। क्या हम पढ़ रहे होंगे तो विल वी बी स्टडिंग। विल दे बी गोइंग टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली जा रहे होंगे। बन गया आराम से। बताना क्या है फिर, आओ मैदान में आओ, बताता हूं क्या बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, हम जो सीख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हमें पता है इसमें हमें लगाना है विल और बी, यही तो लगाना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप विल बी को भी हटा दो। अब फ्यूचर इंडेफिनिट को पहले समझ लो, इस विल का पंगा क्या है। दोस्तों विल और वुड का एक झगड़ा है थोड़ा सा, वो जरा समझ लो, विल का और वुड का झगड़ा। और यहां पर आपको टेंस, अगर मैं टॉपिक ना बताऊं तो समझ लो टेंस की ये वीडियो प्रॉपर नहीं है, अधूरा ज्ञान सताए जान, ठीक है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अगर आप यहां तक आ गए हो तो देखते देखते। विल का मतलब भी गागेगी, गागेगी मतलब मुख्य क्रिया के साथ, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, गागेगी लगे, वो पढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब भी सेम होता है, गागेगी, ध्यान रखना। इसलिए एक तो लफड़ा ये, जब दोनों का मतलब सेम होता है तो भैया कब लगेगा विल वुड। अब मैंने एक सेंटेंस लिखूंगा और बड़े ध्यान से समझ लेना। विल मतलब होता है प्योर फ्यूचर। क्या होता है प्योर मतलब, समझते हो, प्योर, प्योर देसी घी खाया कभी? अच्छा नकली देसी घी खाया कभी? नकली देसी घी, प्योर देसी घी सुना है कभी? 200 रुपए किलो देसी घी दे रहा हूं मैं दिल्ली में, आ जाओ ले जाओ, लेकिन नकली है 200। आपको कि 200 रुपए का कोई देसी घी आता है? तो वही तो बता रहा हूँ, कुछ चीजें प्योर होती हैं, इसलिए कह रहा हूँ विल है प्योर देसी घी, और ये है नकली। ये असली देसी घी है, बहुत महंगा है, और ये बहुत सस्ता है। अब ध्यान से समझ लो कैसे। प्योर फ्यूचर अगर है, यानी कि प्योर देसी घी है मेरे भाइयों, तो आप विल लगा देना, प्योर अगर है तो। लेकिन अगर इम्प्योर है, क्या है? इम्प्योर, नकली, इम्प्योर फ्यूचर है। इम्प्योर फ्यूचर तो होता ही नहीं, फ्यूचर इम्प्योर है मतलब फ्यूचर लग तो रहा है लेकिन है नहीं फ्यूचर, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको वुड लगाना होता है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, अभी तुम्हें एक ही सेंटेंस में सब समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, जो बच्चों को एक कॉन्सेप्ट में समझा दे। ध्यान से देखना, मैं अभी, मैंने क्या बोला, मैं अभी, हाँ मैं अभी मैंने बोला मैं अभी आऊंगा, मैं अभी आऊंगा। अगर मैं इसमें से अभी को हटा दूं, किसको? इस अभी को हटा दूं, तो क्या बना? मैं आऊंगा। अगर मैं बोलूं मैं आऊंगा, ध्यान से सुनना, फ्यूचर का इंडेफिनिट बना रहे हैं हम, यानी कि भविष्य में कोई काम होगा बट कब पता नहीं, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो अगर मैं बोलूं मैं आऊंगा, तो प्योर फ्यूचर है, मैं बोलूंगा आई विल, क्या बोलूंगा? आई विल, और मैं आने की इंग्लिश लगा दूंगा कम, आई विल कम, मैं आऊंगा।
फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला मैं अभी आऊंगा, तो ये जो अभी है ना, मैं अभी आऊंगा, अभी इसी वक्त आऊंगा मैं, और इसी वक्त मैं तेरे आते ही ना तेरे गाल पे एक चाटा मारूंगा। मैं अभी इसी वक्त तुझे फूकूंगा, लड़के दिखा अभी इसी वक्त। ये फ्यूचर है, सोच लो। क्योंकि तुरंत ही एक झापड़ा पड़ जाएगा और तुरंत ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा इसी वक्त। फ्यूचर तो कुछ, फ्यूचर क्या तेल लेने, अभी हो जाएगा, निपट जाएगा यही मामला भी 2 मिनट के अंदर। कुछ समझ आया? ये रफ एंड टफ लैंग्वेज में इसीलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आप ना रिलेट कर पाओ। टीचर पता नहीं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को समझ ही नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है, कुछ को नहीं समझ में आ रहा। वीडियो 1 मिलियन कर ही नहीं रही, वो कह रहा है वीडियो क्यों नहीं जा रही। अरे कई ऐसे लोग भी है जिनको रफ एंड टफ हिंदी आती है, वो इतना ज्यादा टीचर वाली इंग्लिश या हिंदी नहीं समझ पाते। तो मैं थोड़ा सा रफ होके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, ताकि अब हर एक बच्चा ना रिलेट कर पाए सिचुएशन से। मैं अभी मारूंगा तेरे को इसी वक्त, तू हाँ तो बोल, अभी इसी वक्त। इसका मतलब है बात फ्यूचर व्यूचर कुछ नहीं, ये यही निपटाएगा केस अभी। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अभी, अब, समय दे रखा है, तो ये फ्यूचर का इनडेफिनेट नहीं है। ये तो अभी का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट है। और ऐसे केस के अंदर आपको आई विल नहीं, आई वुड का यूज करना चाहिए। तो आप बोलोगे आई वुड कम, और फिर आप बोलोगे नाउ, या फिर आप बोल सकते हो आई वुड कम राइट नाउ, मैं अभी आऊंगा। अब समझ आया आपको वुड कहाँ लगेगा? मैं अभी खेलूंगा, तो मैं बोलूँ आई, मैं नहीं बोलूँ आई विल प्ले राइट नाउ, ना ना ना, आई वुड प्ले राइट नाउ, क्योंकि फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं। मैं अभी खेलूंगा, मम्मी अभी पढ़ेगी, मम्मी अभी खाना बनाएगी, तो मैं बोलूंगा मॉम वुड मेक फूड राइट नाउ, मॉम वुड कुक फूड राइट नाउ। विल प्योर फ्यूचर के लिए लगेगा भाई, यहाँ अभी अब लग जाता है ना, तो इससे चीजें होती है प्रेजेंट की, फ्यूचर नहीं दिखाई देता, इसमें वुड लगता है। ये याद रखो। अब तुम खुद सोच के देखो, जब इतनी बात बता दी तो अब इस कॉन्टिन्यूअस में भी वही सेम है। हम पढ़ रहे होंगे, अगर मैं बोलूं आपको सिर्फ इतना कि मम्मी खाना बना रही होगी, तो इसको तुम क्या बनाओगे पता है? मॉम विल बी कुकिंग फूड, और मैं कहूंगा सेंटेंस तेरा गलत है। कैसे? मैं बोल रहा हूँ जाके देख मम्मी खाना बना रही होगी, ये फ्यूचर है। सोचो, खुद सोच लो, खुद देख लो। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? कहूँगा फोन रख, वीडियो बंद कर, जा देख किचन में तेरी मम्मी खाना बना रही होगी, ये फ्यूचर है। यानी कि तुम्हें तो अब बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारी मम्मी जाके देखो खाना बना रही होगी, लेकिन मुझे ना पता है तुम्हारी मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही है, तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जाके देख तेरी मम्मी खाना बना रही होगी। यानी कि ये सेंटेंस घपला है, ध्यान से सुनो। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा योर मदर। अब ये और बात है, यहाँ पे मस्ट भी यूज होगा, क्योंकि अगर मेरे को इतना पक्का पता है कि तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही होगी, तो मैं यहाँ पे वुड भी नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे मस्ट लगाऊंगा, मस्ट बी कुकिंग। क्योंकि मस्ट भी होता है अवश्य ऐसा ही कर रही होगी, इस सेंस में। ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको, लेकिन आप एक समझ लो कि मैं ये बोलूँ ना जब, कि 3 दिन बाद तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होगी, तब ये है प्योर फ्यूचर। अगर मैं इसको बोल दूं ना कि हम पढ़ रहे होंगे, ये फ्यूचर है। तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होगी, ये फ्यूचर नहीं है भाई। इनके साथ समय देना पड़ेगा आपको फ्यूचर का लिखने का। भविष्य में हम पढ़ रहे होंगे तब, भविष्य में वो दिल्ली जा रहे होंगे तब। मैं बोलूँ 3 दिन बाद तो तुम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, ये सही सेंटेंस है कि आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद, यू विल बी प्लेइंग एन इंटरनेशनल गेम, तुम इंटरनेशनल गेम खेल रहे होंगे। दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड एक्चुअली दिस सेंटेंस, दिस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है सही वे। टाइम मेंशन होना चाहिए। मैं बोलूँ तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होगी, ये सेंटेंस फ्यूचर है ही नहीं। मैं बोलूंगा योर मदर वुड बी कुकिंग फूड इन द किचन, या फिर योर मदर मस्ट बी कुकिंग फूड इन द किचन। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बाकी सब कुछ वही है। वी विल नॉट बी स्टडिंग, दे विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, और इन द सेम वे, ठीक है? नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कर चुका होगा। किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा, भागा होगा, दौड़ा होगा, ये सारे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में चले जाते हैं। लेकिन घपला यहां भी है। अब आप कहोगे सर कैसा घपला? तो वही जो बताया था अभी। समय, भविष्य में कोई समय, भविष्य के किसी समय पर कोई काम पूरा हो जाएगा, तब पूरा हो जाएगा, लेकिन भविष्य में
ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ यहाँ ये, तब आप फ्यूचर परफेक्ट सीखे हो आज सेंटेंस। अगर आप नहीं, अगर आपने भविष्य में एक बार ध्यान नहीं दिया जिसमें मैंने ये ब्रैकेट में किया है, तो आप फ्यूचर पर आप फ्यूचर सीखे ही नहीं आज की क्लास में। फिर ये ध्यान रखना, ये बात मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इसका रूल क्या होता है, विल हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे वह पौधों को पानी दे चुका होगा। अब एक बात बताओ यार, मैं अगर आपको ये बोलूं कि तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, तुम्हें लग रहा होगा माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। भाई लफड़ा है सेंटेंस के अंदर। अगर मैं ये बोलूँ ना कि 3 दिन बाद तुम्हारी मम्मी राजमा चावल बना चुकी होगी, तब सही है। आफ्टर 3 days योर मदर विल हैव प्रिपेयर्ड या कुक्ड राजमा चावल, फिर तो ठीक है, विल हैव लगा हुआ है कि 3 दिन बाद तुम्हारी मम्मी ऐसा कर चुकी होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ अभी तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, इसका मतलब है ये काम तो हो गया। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, जाके किचन में देख खाना बना पड़ा है, तेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। ये फ्यूचर कहाँ है, ये सेंटेंस तो पास्ट जैसा लग रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बोलते हैं योर मदर मस्ट हैव कुक्ड फूड। मस्ट हैव, अवश्य तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होगी, ये पास्ट है, पतली गली से निकल लो, फ्यूचर समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझ लेना, भविष्य में जब ऐसा हो चुका होगा। मैं ये बोलूं अगर कि 3 घंटे बाद वह पौधों को पानी दे चुका होगा, इसलिए ये पीपीटी अधूरी है, मैं इसलिए समझाने के लिए मैंने बनाई इस स्टाइल से है। 3 घंटे बाद वह पौधों को पानी दे चुका होगा, मतलब 3 घंटे के बाद, यानी कि अगर अभी 4 बज रहे हैं तो 4, 5, 6, 7 बजे आज के दिन, अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे वो पौधे को पानी दे चुका होगा, यानी कि 3 घंटे बाद। ऐसे सेंटेंस तो है प्योर फ्यूचर और फ्यूचर का परफेक्ट, कि वो ऐसा कर चुका होगा लेकिन फ्यूचर में। लेकिन अगर ये बोलूं अबे तेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, तेरे पापा तो घर पे आ गए होंगे, ऐसे सेंटेंस फ्यूचर नहीं है, ये तो पास्ट है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस में कि ऐसा हो चुका होगा, वो भी जा देखना हो चुका होगा, ये है मस्ट हैव, जो आगे आप सीखोगे मेरी वीडियोस से, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों याद रखना समय का, ठीक है। वह पौधों को, फिलहाल सेंटेंस कैसे बनता है, ही विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर में ईडी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आप लिख दो आफ्टर 3 days या आफ्टर 3 hours, ठीक है। वे सब्जियां खरीद चुके होंगे, दे विल हैव बॉट वेजिटेबल्स, ठीक है। इसी तरह से यहां पर वह पौधों को पानी नहीं दे चुके होंगे, दे विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, एंड दे विल नॉट हैव बॉट वेजिटेबल्स, वो सब्जियां नहीं खरीद चुके होंगे। इन द सेम वे इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू समवन, पुट विल बिफोर द सेंटेंस एंड फ्रेम योर सेंटेंस एज इट इज। दैट्स इट गाइस, ये था आपका टेंस का वीडियो, जिसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से, सस्ते में और अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूं, इन सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इनका आप मुझे रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इनमें से कुछ सेंटेंसेस का आप रिप्लाई मुझे करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि ये वीडियो सफल हुआ, मैंने आपको कुछ सिखाया। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है ना, उन तक भी ये कॉन्सेप्ट पहुंच जाए, हमारे आपके माध्यम से वो हमारे चैनल पे आए और यहाँ से वो ज्ञान हासिल करें। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।